हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। और आज के हम इस वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जहां हम बात करने जा रहे हैं सेल साइकिल रेगुलेशन की। पिछले पार्ट में मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था, एक ओवरव्यू दे दिया था। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं एक नए पार्ट की, नए इसके आगे की प्रोसेसेस की, जो थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोंट मिस दिस। तो पार्ट टू स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ आवर टाइम। देखिए, साइक्लिन एंड देयर सिटी के पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। रीजन बीइंग, क्योंकि साइक्लिन जब तक अपने सिटी के पार्टनर से बाइंड नहीं करते, दे आर नॉट एक्टिवेटेड, राइट। तो ये कुछ सिटी के पार्टनर्स है और साइक्लिन है जो कहाँ कहाँ काम करते हैं, जैसे कि G1 CD के कॉम्प्लेक्स में साइक्लिन D CDK4 और CDK6 से बाइंड करता है। G1 SCD के कॉम्प्लेक्स में साइक्लिन E CDK2 से बाइंड करता है। SCDK साइक्लिन A CDK2 एंड CDK1 से बाइंड करता है, एंड MCDK साइक्लिन B और साइक्लिन CDK1 से बाइंड करता है। ये तो हो गया वर्टिब्रेट्स का पार्ट। अब G1 CDK CLN3 CDK1, G1 SCDK CLN1 2 CDK1, SCDK CLB CLB6 CDK1 and MCDK CLB1 2 3 4 CDK1. There are three cyclins in the mammalian system, cyclin D1, D2, and D3. ठीक है? And the original name of CDK1 was CDC2 in both vertebrates and fission yeast, and CDC28 in the budding yeast. याद रखने वाली बात है, इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल कभी आ सकता है, चांसेस ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है वो एक मैच द कॉलम में आ सकता है। ये शायद मैंने आपको इंपॉर्टेंट टेबल्स में भी समझाया था, राइट। विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सीडी का एक्टिवेशन है वो एक स्टेप बाय प्रोसेस है। वो ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, नहीं। देखिए, इनएक्टिव स्टेट में है सीडी की, एक टी लूप के साथ बाइंड है, ये देखिए, ये एक टी लूप जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे ही इस पे साइक्लिन बाइंड किया, ये थोड़ा सा एक्टिव हुआ, पार्शियली एक्टिव हुआ, और टी लूप के थ्रू ये थोड़ा सा खुलने लगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सीडी का एक्टिवेटिंग काइनेज आया और एक थ्योरिनिन जो पार्ट है, जो अमीनो एसिड है, उसको फॉस्फोराइलेट किया, ये फुल्ली एक्टिव हो। इसी चीज को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहली बात तो ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर है। तो कोई भी जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या कोई ऐसी प्रोसेस होती है, तो हम उसको जनरली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के थ्रू विजुलाइज कर पाते हैं। ये दोनों ही टेक्निक्स जो है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ज्यादातर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और NMR के थ्रू ही सॉल्व किए जाते हैं। तो सीडी के साइक्लिन साइक्लिन ए का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में विदाउट साइक्लिन द एक्टिव साइट इज ब्लॉक्ड बाय द रीजन ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड एज द टी लूप। अब देखिए, ध्यान से समझिए, इन द इनएक्टिव स्टेट विदाउट द साइक्लिन बाउंड, द एक्टिव साइट सपोज यहाँ पे एक्टिव साइट है, इज ब्लॉक्ड बाय द रीजन ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड एज द टी लूप। प्रोटीन के अंदर का ही रीजन है टी लूप, जो कि एक्टिव साइट पे बैठा हुआ है। The binding of the cyclin causes the T loop to move out of the active site. T loop बाहर निकला, resulting in the partial activation of CDK2. ठीक है, and phosphorylation of CDK2 by CAK at the thioridine residue in the T loop further activates the enzyme by changing the shape of the T loop, improving the ability of the enzyme to bind this protein substrate. दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। पहले तो स्टेप बाय सवाल बन सकता है कि पहले साइक्लिन आके बाइंड करेगा, उसके बाद फॉस्फोराइलेशन होगा, कि पहले फॉस्फोराइलेशन होगा साइक्लिन आके बाद में बाइंड करेगा। सवाल बन सकता है, एग्जाम के प्रेशर में गलत हो सकता है। दूसरी बात, वो ये कह सकते हैं कि सपोज हमने एक ऐसा म्यूटेशन कॉज कर दिया कि टी लूप जो है साइक्लिन के बाउंड होने के बावजूद भी टी लूप अपने क्लोज स्टेट में ही है, तो क्या तब उसका इफेक्ट पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा, तब जो है वो पार्शियली एक्टिव स्टेट में या इनएक्टिव स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, अब ऐसा हमने कर दिया कि हमने थ्योरी में इनकी फॉस्फोराइलेशन साइट को ही डिलीट कर दिया, तो क्या फुल्ली एक्टिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंटल बेस्ड सवाल बन सकते हैं। ठीक है, CSIR में अगर ना भी बने तो DBT में, ICMR में, गेट वगैरह में बन सकते हैं। वैसे CSIR में भी
सॉरी, आगे चलते हैं। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। तो जो साइक्लिन और सीडीके का जो कॉम्प्लेक्स है, वहां पे दो चीजें होती हैं, दो एंजाइम्स काम करते हैं, एक V1 काइनेज, एक CDC25 फॉस्फेटेज। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टेबल्स में भी बताया होगा, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, दिस रेगुलेशन ऑफ CDK activity by phosphorylation, the active CDK cyclin complex is turned off when the kinase, ठीक है, V1 phosphorylates too closely spaced sites above the active site, ठीक है। यानी जब काइनेज जो है आता है, तो वो जो है फॉस्फोराइलेशन करता है, यानी इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन करता है। रिमूवल ऑफ दीज phosphates by the phosphatase CDC25 activates the cyclin CDK complex, ठीक है। तो इस तरह से आता है। अब आप ये कर सकते हैं कि अगर एक सेल है जिसमें V1 काइनेज जो है वो कंटिन्यूअसली एक्टिव है, तो क्या सेल साइकिल में प्रोग्रेस हो पाएगा? नहीं। जिसमें CDC25 लगातार एक्टिव है, उसमें क्या होगा? उसमें सेल साइकिल अरेस्ट कभी होगा ही नहीं। कुछ सोच के देखिए, अगर V1 काइनेज की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यानी वो सेल साइकिल को आगे प्रोग्रेस ही नहीं होने दे रहा, तो सेल्स जो है वो लंबी बनेगी, राइट। लॉटिश की किताब में इसका एक डायग्राम भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा अगली क्लास में। और CDC25 यदि हाइपर एक्टिव है, तो सेल को अपने ओरिजिनल सेल्स तक पहुंचने नहीं देगा और अगली सेल में, अगले स्टेज में उसको जो है वो ले जाएगा। इसका मतलब सेल का साइज छोटा होगा, ठीक है। तो वो आप समझ गए। आगे चलते हैं। ओके, अगेन एक और रेगुलेशन होता है। देखिए, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी फॉस्फोराइलेशन और डिफॉस्फोराइलेशन तो होता ही है, साथ में साथ कुछ ऐसे इनहिबिटर्स भी होते हैं, जैसे कि P27, जो बाइंड करके रखते हैं लूप को। जैसे कि एक्टिव CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जैसे ही इस पे P27 आगे बाइंड हुआ, ये इनएक्टिव हो गया। कैसे? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन साइक्लिन CDK2 complex bind to the CKI kinase inhibitor, cyclin dependent kinase inhibitor P27, as determined by X-ray crystallography. The P27 to both the cyclin and the CDK in the complex, distorting the active side of the CDK. It also inserts to the ATP binding site, further inhibiting the enzyme activity. Regulation बहुत important है, right? याद रखिएगा। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट रेगुलेशन, एक सॉलिड स्टेटमेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इट्स नेवर अबाउट रिएक्शन, इट्स नेवर नेवर अबाउट वो क्या कहते हैं, ये कौन सा एंजाइम आ रहा है, नहीं। वो हमेशा सेल के स्टेट पर डिपेंड करेगा कि कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है। आराम से डिटेल में इसको मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग और मेटाबॉलिक रिप्रोग्रामिंग में समझेंगे, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का, यह आपको एम फेज में देखने को मिलता है, राइट। इसको ध्यान से देखते हैं। The control of the proteolysis by APC, यानी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एंड SCF during the cell cycle, ध्यान से समझिए इसको। The APC is activated in the mitosis by association with CDC20. एक्टिवेट कौन करता है? बाय द एसोसिएशन विद CDC20। कब होता है? APC कब होता है? माइटोसिस में। APC यानी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, मेटाफेज टू एनाफेज, इसीलिए उसका नाम है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज की तरफ प्रमोट करने वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है। विच रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंसेस ऑन द एम साइक्लिन, ठीक है, and other target protein. With the help of two additional proteins called the E1 and E2, the APC assembles polyubiquitin chain on the target protein. The polyubiquitin target is then recognized and degraded by the proteasome, ठीक है। इसको मैं अगले वाले फिगर में थोड़ा सा बड़ा करके एक्सप्लेन करूंगा। The activity of ubiquitin ligase HCF depends on substrate binding called the F box, of which there are many different types. The phosphorylation of the target protein such as CKI allows the target to be recognized by specific S box subunit. इसको तो चलिए इस चीज को अच्छे से समझते हैं। कंट्रोल ऑफ प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का टूटना, ठीक है, बाय एपीसी कॉम्प्लेक्स। ध्यान से समझिए, इनएक्टिव एपीसी है, यानी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है।
जैसी इसकी एक्टिवेटिंग सब यूनिट इससे ज्वाइन होगी यानी CDC22 ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। एम साइक्लिन जो कि CDK के साथ बाइंड है, इस पे जैसे ही जो है आपका एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, ये क्या ऐड कराएगा, पॉलीयूबिक्यूटिनाइन चेन किस पे कराएगा, एम साइक्लिन पे कराएगा, और जो है ये डिग्रेड हो जाएगी, डिग्रेडेशन ऑफ द एम साइक्लिन इन द प्रोटियोसोम। ये आपके E1 और E2 यूबिक्यूटिनाइटिंग एंजाइम्स होते हैं जो आपकी पॉलीयूबिक्यूटिनाइन चेन जो है इस पे डाल देते हैं, किस पे, एम साइक्लिन पे। तो कंट्रोल हो रहा है प्रोटियोलाइसिस का बाय एपीसी यानी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स CDC20 के साथ, और ये आपका CDK जो है अब फ्री हो जाएगा। CDK फ्री हो जाएगा इसका मतलब इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। इसका मतलब अब सब कुछ ठीक है, अब CDK की एम साइक्लिन वाले CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर गुड टू गो फॉर एनाफेज प्रमोशन, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, देखिए साइक्लिन की जो वैल्यू है, जो उसका एक्टिविटी है, वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। CDK की एक्टिविटी तब तक होगी ही नहीं जब तक वो साइक्लिन के साथ बाइंड ना करे। इसका मतलब CDK इनएक्टिव स्टेज में ज्यादातर रहता है, लेकिन जैसे जब वो साइक्लिन के साथ बाइंड करता है तभी वो एक्टिव स्टेज में आता है। ओके, आगे चलते हैं, इस चीज को भी ध्यान से देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, HCF कॉम्प्लेक्स का क्या है, CDK इनहिबिटर प्रोटीन, CDK इनहिबिटर प्रोटीन, ठीक है, यानी CDK को वो प्रोटीन जो CDK के साथ बाइंड करती है और इनहिबिट करती है उसकी एक्टिविटी, जैसे उसके ऊपर काइनेज लगा, उसके बाद उसके ऊपर यूबिक्यूटिन लगा, और वो डिग्रेडेशन ऑफ CKI इन द प्रोटियोसोम, ठीक है। The activity of the ubiquitin ligase SCF depends on substrate binding subunits called as sorry. The activity of the ubiquitin ligase SCF, ठीक है, depends on the substrate binding subunits called the F box, of which are many different types. The phosphorylation of the target protein known as CKI, इसका phosphorylation allows the target to be recognized by specific F box proteins. यहाँ पे भी यूबिक्यूटिन का काम आता है, और यूबिक्यूटिनेशन के बाद CKI टूट जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है इसका, ठीक। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मैंने बार बार आपको बोला है, आप इस टेबल को याद करके रखेंगे। CAK क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है CDK को, एक्टिव साइट पे काइनेज इनहिबिटरी काम करता है, प्राइमरी इन्वॉल्वड इन द सप्रेसिंग ऑफ द CDK एक्टिविटी। CDC25 क्या करता है, रिमूव करता है इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन को, ठीक है, इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द CDK1 एक्टिवेशन ऑन द ऑनसेट ऑफ माइटोसिस, ठीक है। SIC1 क्या करता है, सप्रेस करता है CDK एक्टिविटी को इन G1 फेज, फॉस्फोराइलेशन बाय CDK1 एट द एंड ऑफ द G1 फेज बिकॉज इट्स डिग्रेडेशन। P21, P27 और P16 ये सारे के सारे आपके G1S और S एक्टिविटी को सप्रेस करके रखते हैं। Helps us withdraw from the cell cycle when they are terminally differentiate. Phosphorylation by CDK2 triggers the ubiquitination of the SCF complex, क्योंकि पहले क्या होगा, पहले phosphorylation होगा, उसके बाद ubiquitination होगा, ठीक है। B21 भी इसी तरह से काम करता है, अभी पिछले वाले फिगर में दिखाया था, P16 भी इसी तरह से काम करता है। और ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड एक्टिवेट्स फॉलोइंग द DNA डैमेज। P16 is frequently inactivated in cancer। क्या मतलब समझ में आया, यानी आपका इनिबिट मतलब जहां इनिबिट करना चाहिए वहां इनिबिशन हो नहीं रहा है, ठीक है। P16 अपना काम कर नहीं पा रहा है, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ है और कैंसर का सिचुएशन। तो यूबिक्यूटिन लाइगेज है, ठीक है। APC तो अभी आपने पढ़ा है, कैटालाइजेस द यूबिक्यूटेशन ऑफ द रेगुलेटरी प्रोटीन primarily for the exit from the mitosis, metaphase to anaphase, ठीक है, including the securin and SNM cyclins regulated by the association of CDC20 और CDH1। तो आगे बताएंगे तो पार्ट 3 में।
एपीसी एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स है, ट्रिगर करते हैं इनिशियल एक्टिवेशन को एपीसी एट द मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन stimulated by MCDK activity. CDH1 APC activating subunits that maintain APCC activity after the anaphase and throughout the G1 inhibited by the CDK activity CDH1. रेसिपी क्या करता है, यूबिक्विटाइजेशन करता है प्रोटीन G1. Control including some CKI, SIK1 in budding yeast, P27 in mammals. Phosphorylation of the target protein usually required this activity. ठीक है, टेबल को पॉज करेंगे, प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टू रिवाइज। ठीक है, और इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट है, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सके। हैप्पी लर्निंग, कमेंट #PDF फॉर नोट्स अगर आपको इस चीज के नोट्स चाहिए तो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम नजदीक है, पास है, तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और इस चैनल के साथ बने रहिए ऐसी क्वालिटी कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ, जहां थोड़ा सा और डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।